Good morning, all of you. So, today we will start your first chapter of history: how, when, and where. In this chapter, you will learn about how important are dates and how do we know. मीन्स अगर हम हिस्ट्री का नाम लें, अगर हिस्ट्री हमारे सामने एक शब्द आता है, तो हमें समझ में आता है, हम दिमाग में आएगा कि बहुत सारी डेट्स होंगी, राजा हो सकते हैं, महाराजा हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम अकबर की बात करें तो अकबर कब राजा बने, ये सब कुछ हमारे दिमाग में आता है। यानी हिस्ट्री को शब्द सुन के हम डेट्स जो हैं वो याद करने लगते हैं। यानी हिस्ट्री है तो बहुत सारी डेट्स होंगी। नाउ हाउ डू वी नो, यानी अगर हिस्ट्री है तो हम सोर्सेस क्या हैं उसके, हम कहाँ से इतनी सारी जो इतिहास में लिखा हुआ है वो पढ़ते हैं, क्या है, तो व्हाट इज़ द सोर्सेस। तो जो सोर्सेस हैं उनके बारे में भी हम यहाँ पढ़ेंगे। नाउ हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स। सो अर्लियर हिस्ट्री वॉज सिनोनिम्स विद द डेट्स। अगर हम बात करें तो हिस्ट्री जो है वो वही है जो मैंने अभी बताया कि डेट्स की सिनोनिम्स हैं। यानी अगर हिस्ट्री आ गया यानी कि बहुत सारी डेट्स हैं, तारीख हैं। नाउ हिस्ट्री इज अबाउट फाइंडिंग आउट हाउ थिंग्स वर इन द पास्ट एंड हाउ थिंग्स हैव चेंज। लेकिन हम बात करें अगर डिटेल में जाएं तो हिस्ट्री ये है कि प्राचीन काल में यानी पास्ट में चीज़ें किस तरह से थीं और अभी वो कैसे बदली हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो पहले के जो लोग थे वो कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर के जो टाइप्स थे या किस तरह से वो उनकी टेक्निक थी, वो एग्रीकल्चर करते थे। और आज जो एग्रीकल्चरल टेक्निक्स हैं उनमें क्या चेंजेस आए हैं, तो ये सब कुछ हिस्ट्री का पार्ट है। प्रीवियसली अगर हम पहले की बात करें तो हिस्ट्री वाज एन अकाउंट ऑफ बैटल्स एंड बिग इवेंट्स सच एज। तो हिस्ट्री में हम ज़्यादातर बहुत सारे युद्ध के बारे में पढ़ते थे और बहुत सारे कुछ बिग इवेंट्स हो सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल भी बताया, द ईयर अ किंग वाज क्राउन, कोई राजा रहा होगा, वो कब राजा बना, कब उसकी राज्याभिषेक हुआ। ये द ईयर ही वाज मैरिड एंड हैड अ चाइल्ड, वो कौन सा समय था जब उसकी शादी हुई, उसके बच्चे हुए। द ईयर ही फॉट अ पर्टिकुलर वॉर एंड बैटल, कौन सा वो ईयर था, सन था जब उसने एक पर्टिकुलर वॉर जो है वो लड़ा। जी मीन्स अगर हम कहें कि पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई, सो दैट्स इट। नाउ द ईयर ही डाइड, वो राजा कब मरा। तो ये कुछ हिस्ट्री का नाम सुनते ही हमें डेट्स की और इनकी याद आ जाती है। नाउ हिस्टोरियंस look more towards why and how things happen and not on when things happen। अगर इन सब की डेट्स की हम बात करें तो डेट्स का मतलब है कि कोई चीज़ जब हो रही है यानी कब हो रही है, when। लेकिन आज के जो हिस्टोरियंस हैं, जो आज के इतिहासकार हैं, उनका नज़रिया थोड़ा बदल गया है। वो फोकस कर रहे हैं कि अगर पास्ट में कोई इवेंट हुआ तो वो क्यों हुआ और कैसे हुआ, वो हम ज़्यादा जानने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ अगर डेट्स की बात करें तो विच डेट, यानी अगर हम हिस्ट्री में कोई डेट पढ़ते हैं तो क्यों पढ़ते हैं, वही डेट क्यों पढ़ते हैं। नाउ द डेट्स वी सेलेक्ट बिकम वाइटल बिकॉज वी फोकस ऑन अ पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट्स एज इम्पोर्टेंट। जो भी हम डेट पढ़ रहे हैं उसको इम्पोर्टेंट समझा गया, उसमें कोई इम्पोर्टेंट ऐसा इवेंट रहा होगा जिसने बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को अफेक्ट किया होगा, उसी को हम पढ़ते हैं, इसलिए वो डेट इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। इफ़ द फोकस ऑफ स्टडी चेंजेस अ न्यू सेट ऑफ डेट्स विल अपीयर सिग्निफिकेंटली। अगर हम अपने स्टडी के फोकस को चेंज करके दूसरी जगह ले जाएं तो हो सकता है वो डेट चेंज हो जाए। मीन्स अगर हम ये ना समझ के कि राजा जो था वो कब राजा बना, कब उसका राज्याभिषेक हुआ, कब उसकी शादी हुई, कब उसने कौन कौन से युद्ध लड़े, उसकी जगह हम अगर ये भी कह सकते हैं कि उसके समय जो प्रशासनिक वर्क था, जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क था, वो कैसा था, उसके समय लोगों जो रह रहे थे उनकी लाइफ स्टाइल कैसी थी। तो अगर हम ये सब चीज़ जानने लगेंगे तो हमारे जो फोकस है वो चेंज होगा और डेट भी चेंज हो जाएंगी। नाउ हाउ डू वी पीरियोडाइज। पीरियोडाइज मीन्स कि हम जो हिस्ट्री है उसको किस तरह से डिवाइड करते हैं। यानी हम एक साथ पूरी हिस्ट्री नहीं पढ़ते। आप खुद भी समझ सकते हैं कि सिक्स क्लास में आपने अगर पढ़ा होगा तो
वो जो हिस्ट्री की बुक थी उसमें कुछ एक अलग पैटर्न था। उसमें आप ध्यान देंगे, याद होगा तो एंशिएंट हिस्ट्री आपने पढ़ी थी। और 7th क्लास में आपने पढ़ा होगा दिल्ली सल्तनत, मिडिवल पीरियड, मुगल काल, तो वो आपका मिडिवल पीरियड का पार्ट था। तो इसी तरह से हिस्ट्री को क्लासिफाई किया गया है। जेम्स मिल नाम के एक स्कॉटिश यानी स्कॉटलैंड के एक इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिकल फिलोसफर रहे हैं, जिन्होंने अपनी एक बुक अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में इंडियन हिस्ट्री को 3 पीरियड्स में डिवाइड किया है। और वो 3 पीरियड्स हैं हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। यानी कि इन रिलीजन के अकॉर्डिंग हिंदू, मुस्लिम एंड जब अंग्रेज़ों का भारत पर राज रहा तो ब्रिटिश रूल। ये सब क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू मिल, जेम्स मिल के अनुसार ऑल एशियन सोसाइटीज वर एट अ लोअर लेवल ऑफ सिविलाइजेशन देन यूरोप। जेम्स मिल का यानी यूरोपियंस का ज़्यादातर लोगों का ये मानना था कि जो एशिया के सोसाइटी है, जो एशियन कंट्रीज़ हैं, वहाँ के लोगों का जो लाइफ स्टाइल है, जो सिविलाइजेशन है, वो लोअर लेवल का है और यूरोप का अपर लेवल का है। यूरोपियंस लोगों का मानना था कि सिर्फ और सिर्फ यूरोपियंस ही हमारे सोसाइटी को यानी एशियन सोसाइटी को ज़्यादा सिविलाइज कर सकते हैं और डेवलप कर सकते हैं। जेम्स मिल के क्लासिफिकेशन के अलावा भी बहुत सारे हिस्टोरियंस रहे हैं जिन्होंने अपने अलग अलग तरीके से इंडियन हिस्ट्री को क्लासीफाई किया है। उसी में हम आगे बढ़ते हैं। द हिस्टोरियंस हैव यूजुअली डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न। सो जो ज़्यादातर हिस्टोरियन जो इतिहासकार रहे हैं उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को 3 तरह से क्लासीफाई किया है: एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री आप 6 क्लास में पढ़ चुके हैं, जहाँ आपने मानव सभ्यता का विकास हुआ वहाँ से स्टार्ट किया था। आपने उसमें अशोका द ग्रेट के बारे में पढ़ा होगा। आपने बहुत सारे जैसे राष्ट्रकूट हैं, चोल राजा हैं, प्रतिहार हैं, इन सब के बारे में पढ़ा होगा। मिडिवल पीरियड में जैसा कि मैंने बताया, आपने दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ा, आपने मुग़ल पीरियड के बारे में पढ़ा। एंड नाउ द मॉडर्न पीरियड। मॉडर्न पीरियड को ज़्यादातर डिफाइन किया गया है जब से भारत में अंग्रेज़ आए यानी ईस्ट इंडिया कंपनी आई उसके बाद का टाइम, दैट इज़ मॉडर्न पीरियड। लेकिन इसमें भी कुछ परेशानी थी, कुछ प्रॉब्लम थी इस क्लासिफिकेशन में। वो क्या थी? बिकॉज दिस पीरियडाइजेशन इज टेकन फ्रॉम वेस्ट, where the modern period was associated with the growth of all the forces of modernity, science, reason, democracy, liberty and equality। अब ये जो क्लासिफिकेशन था एंशियंट, मिडिवल एंड मॉडर्न का, ये वेस्ट से लिया गया। वेस्ट मीन्स यूरोपियन कंट्री से, पाश्चात्य कंट्रीज से, पश्चिमी सभ्यता से लिया गया था। और वहाँ जो मॉडर्न पीरियड था वो सिग्निफाई करता था, वो बताता था मॉडर्निटी को, वो साइंस को। वहाँ साइंस का उस समय बहुत ज़्यादा डेवलप हुई साइंस। रीजन यानी तर्क लोग देने लग गए अपनी बातों में। डेमोक्रेसी उस वक्त वहाँ थी, लिबर्टी एंड इक्वलिटी। सो ये जो फीलिंग्स थी, ये जो डेमोक्रेसी, लिबर्टी एंड इक्वलिटी के जो आइडियाज़ थे, उस समय के टाइम को पश्चिमी देशों में मॉडर्न पीरियड कहा गया। लेकिन उसी टाइम को अगर हम इंडिया से जोड़ें तो वो समय इंडिया में डेमोक्रेसी, लिबर्टी और इक्वलिटी का नहीं था, क्योंकि उस समय भारत पे ब्रिटिश का रूल था। सो मैनी हिस्टोरियंस रेफर्स ब्रिटिश रूल पीरियड एज colonial because in this rule people did not have equality, freedom or liberty. No economic growth and progress took place. अब बहुत सारे हिस्टोरियंस ने, इतिहासकार ने ब्रिटिश रूल को कॉलोनियल भी बोला है, क्योंकि कॉलोनियल पीरियड में ना तो पीपल्स के पास, लोगों के पास कोई इक्वलिटी थी, ना कोई समानता का अधिकार था, ना स्वतंत्रता का अधिकार था, ना कोई भारत में इकोनॉमिक ग्रोथ थी, आर्थिक रूप से कोई ग्रोथ नहीं हो रही थी, ना ही कोई प्रोग्रेस हुई थी। ना एक वर्ड आया है इसमें कॉलोनियल। कॉलोनियल वर्ड या कॉलोनलाइजेशन का मतलब होता है कि एक पावरफुल कंट्री है, वो अपने से एक कमज़ोर देश पे, एक लेस पावरफुल कंट्री पे जब रूल करता है, कब्जा करता है, तो उस सिचुएशन को, उसको कोलोनाइजेशन कहा जाता है। अगर हम एग्जांपल लें इंडिया के बारे में, तो इंडिया पे ब्रिटिशर्स का राज रहा है, यानी ब्रिटेन का राज रहा है। तो ब्रिटेन एक पावरफुल कंट्री था उस वक्त, इंडिया उतना पावरफुल नहीं था, तो ब्रिटेन ने इंडिया पे राज किया। सो इंडिया को कहा गया कि इंडिया जो है वो ब्रिटेन की कॉलोनी है, और इसी प्रोसेस को कोलोनाइजेशन या कहा जाता है। और इसी समय के जो रूल था
उसको कॉलोनियल पीरियड कहा जाता है। नाउ हाउ डू वी नो, यानी जो हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं हमें कैसे पता चला, कहाँ से हमें हिस्ट्री के बारे में इतनी सारी जानकारियाँ मिलती हैं। Now historians used various sources in writing about the modern history of India और last 250 years of Indian history। हमारे पास बहुत सारे सोर्सेस हैं जो कि किस में हैं, रिटन फॉर्म में हैं, और रिटन फॉर्म में जो सोर्सेस हैं वही हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, वहीं से हमें ज़्यादा जानकारी मिलती है। नाउ द एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड्स। द ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन आर वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सोर्सेज। जब ब्रिटिशर्स ने हमारे यहाँ रूल किया तो जब वो उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो हमेशा अपने रिकॉर्ड्स जो है रिटन फॉर्म में रखते थे और उनको प्रिजर्व करते थे, सेव करते थे, जहाँ से हमें उन ऑफिशियल रिकॉर्ड से हिस्ट्री के बारे में जानकारी मिलती है। Now, every instruction, plan, policy decision, agreement, investigation was written as British believed that the act of writing was important. अब ब्रिटिशर्स कोई भी डिसीजन लेते थे, पॉलिसी बना रहे हैं, एग्रीमेंट कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, हर एक चीज़ को वो रिटन फॉर्म में लिखना ज़रूरी समझते थे। British set up record rooms attached to all administrative institutions as they felt that all the important documents and letters needed to be carefully preserved. ब्रिटिशर्स के जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस थे, यानी जहाँ से वो अपना रूल गवर्न करते थे, पूरे देश को चलाते थे, वहाँ सब हर जगह हर एक संस्था में रिकॉर्ड रूम्स बनाए गए थे ताकि वो अपने डॉक्यूमेंट, जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, जो लेटर्स हैं, उनको वहाँ केयरफुली सुरक्षित कर सकें। नाउ सर्वेज बिकम इम्पोर्टेंट। सर्वेज आप जानते हैं, सर्वे किए जाते हैं। द ब्रिटिश बिलीव दैट अ कंट्री हैड टू बी प्रॉपरली नोन बिफोर इट कुड बी इफेक्टिवली एडमिनिस्टर्ड। देयरफॉर प्रैक्टिस ऑफ सर्वेइंग बिकम कॉमन अंडर द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। तो सर्वेइंग मीन्स ब्रिटिशर्स का मानना था कि भारत पे उनको राज करना है, रूल करना है, उससे पहले उनको ये जानना होगा कि भारत के जो लोग हैं वो किस तरह के हैं, क्योंकि भारत में बहुत सारा डाइवर्सिटी थी। तो प्रॉपरली जब तक हम उस देश को नहीं जानेंगे, उस देश के बारे में, उन देश के लोगों को नहीं जानेंगे, तो हम उस देश पर रूल नहीं कर सकते। तो इसलिए उन्होंने उनको जानना शुरू किया थ्रू सर्वे। नाउ बाय द अर्ली 19th सेंचुरी डिटेल्ड सर्वेज वर बीइंग कैरिड आउट टू मैप द एंटायर कंट्री। सबसे पहले तो ये किया गया कि अर्ली जो 19th सेंचुरी है उसमें पूरे देश का मैप तैयार करने के लिए किया गया। जगह जगह जाके सर्वे किए गए कि हमारे जो देश की बाउंड्री है वो क्या है, किस तरह से है हमारा देश, वो एक मैप तैयार किया गया, एक आउटलाइन तैयार की गई। साथ में इन द विलेजेस रेवेन्यू सर्वेज वर कंडक्टेड टू नो द टोपोग्राफी, द सॉइल, द क्वालिटी, द फ्लोरा एंड द फौना, द लोकल हिस्ट्रीज एंड द क्रॉपिंग पैटर्न। अगर हम गांव की बात करें तो वहाँ रेवेन्यू सर्वेज किए गए। रेवेन्यू में से सर्वेज का मतलब है कि किस तरह से वो टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं। सो उन्होंने वहाँ देखा कि टोपोग्राफी, यानी वहाँ लैंड पैटर्न कैसा है, वहाँ प्लेन एरिया है, वहाँ प्लेटो है, पठारी क्षेत्र है, या माउंटेन का एरिया है, तो वहाँ की टोपोग्राफी कैसी है, सॉइल क्वालिटी कैसी है, किस तरह की सॉइल है, ज़्यादा फर्टाइल है, लेस फर्टाइल है, वहाँ का फ्लोरा एंड फौना यानी जीव जंतु पेड़ पौधे किस तरह के हैं, लोकल हिस्ट्री वहाँ की इतिहास पुराना क्या रहा है, एंड क्रॉपिंग पैटर्न वहाँ के लोग जो एग्रीकल्चर की जो खेती करते हैं वो किस तरह से करते हैं। तो ये सब जानना ज़रूरी था ताकि उससे आप रेवेन्यू कलेक्ट कर सकें, टैक्स कलेक्ट कर सकें। फॉर एग्जांपल अगर वहाँ का क्रॉपिंग पैटर्न सही नहीं है, वहाँ सॉइल लेस फर्टाइल है, तो वहाँ आपका जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होगा वो कम होगा। जब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कम है तो वहाँ से रेवेन्यू ज़्यादा नहीं मिल सकता। तो ये सब रेवेन्यू सर्वेज थे ताकि वहाँ टैक्स कलेक्ट आसानी से किया जा सके। Now, from the end of the 19th century, census operations were held every 10 years, which provide detailed records of the number of people in all the provinces of India, noting information on caste, religion and occupation. इसके साथ साथ एक सेंसस स्टार्ट किया। सेंसस मीन्स जनगणना, जो कि हर 10 साल में स्टार्ट की गई। हर 10 साल में सेंसस होगा ताकि वो जो इंडिया में जो लोग रह रहे हैं वो किस कास्ट के हैं, किस रिलीजन को बिलोंग करते हैं, क्या काम करते हैं, कितने लोग हैं, द नंबर ऑफ़ पीपल, इन सब की जानकारी उन्हें मिल सके। तो ये सब सर्वेज करना स्टार्ट हुआ। अब व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल।
अब ये जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स की हमने बात करी है, वो क्या नहीं बताते हैं? ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल व्हाट अदर पीपल इन द कंट्री फेल्ट। हमने बताया कि ऑफिशियल रिकॉर्ड्स थे किसके? ब्रिटिशर्स के। तो जो देश के बाकी लोग क्या सोचते हैं, किस तरह से फेल्ट करते हैं, वो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स नहीं बता सकते। नाउ वी नीड टू लुक दीज थिंग्स इन अनऑफिशियल रिकॉर्ड्स विच आर मोर डिफिकल्ट टू गेट देन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। सो अगर हम बाकी देश क्या सोचता है ब्रिटिशर्स के अलावा, सो उस चीज़ को अगर हम पता करना है तो वो हम अनऑफिशियल रिकॉर्ड्स में देख सकते हैं, जो कि ऑफिशियल रिकॉर्ड से ज़्यादा डिफ़िकल्ट हैं फाइंड करना। अगर हम बात करें कि अनऑफिशियल रिकॉर्ड्स क्या हो सकते हैं, तो वो हो सकते हैं डायरीज ऑफ पीपल। पुराने समय में आपने देख सुना भी होगा कि बहुत सारे लोग थे जो जिनको गिरफ्तार कर लिया गया, जेल भेज दिया गया, वो तो जेल में भी डायरियाँ लिखा करते थे। तो लोगों की डायरीज हैं। अकाउंट्स ऑफ पिलग्रिम्स एंड ट्रैवलर्स, लोग घूमने जाते थे तो अपने यात्रा वृत्तांत लिखते थे। यात्रा वृत्तांत मीन्स कि वो जो जहाँ घूमने गए हैं, किस तरह से गए, पूरा अपना वो डिटेल लिखा करते थे। ऑटोबायोग्राफीज ऑफ इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़, बहुत सारे लोग हैं जो अपनी खुद की एक ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा लिखते हैं। वो ये भी अनऑफिशियल रिकॉर्ड्स में आता है। पॉपुलर बुकलेट्स इन द लोकल बाजार्स, लोकल बाजार में बहुत सारी बुकलेट्स हैं, पैम्पलेट्स हैं, ये मिलती हैं, दैट इज़ अनऑफिशियल रिकॉर्ड्स। न्यूज़पेपर्स हैं। रिटन आइडियाज़ ऑफ लीडर्स एंड रिफॉर्मर्स, बहुत सारे जो लीडर्स रहे हैं पुराने, जो रिफॉर्मर्स हैं, समाज सुधारक लोग रहे हैं। समाज सुधारक में फॉर एग्जांपल राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद। तो ये जो लीडर्स हैं, इनके जो आइडियाज़ हैं वो भी रिटन फॉर्म में हैं। स्वामी विवेकानंद अगर आप बात करें तो उनकी बुक्स भी अवेलेबल हैं। तो ये सारे अनऑफिशियल रिकॉर्ड्स थे। रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ पोइट्स एंड नोवेलिस्ट, नोवेल्स हैं, पोइट्स हैं, तो इनके जो रिकॉर्ड्स, ये सब अनऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं। जो और ये क्या हैं साथ में? सोर्सेस हैं हमारी हिस्ट्री के। नाउ लिमिटेशंस ऑफ अनऑफिशियल रिकॉर्ड्स। अब इन अनऑफिशियल रिकॉर्ड्स की भी कुछ लिमिटेशंस हैं। वो क्या है? ये जो भी रिकॉर्ड्स हैं, ये किसने लिखे? लिटरेट लोगों ने। लिटरेट यानी पढ़े लिखे लोगों ने। सो पढ़े लिखे लोगों ने ये लिखे हैं, तो अपने बारे में, अपने से जुड़े हुए समाज के बारे में उन्होंने ज़्यादा इसमें लिखा है। नाउ फ्रॉम दीज वी कैन नॉट अंडरस्टैंड हाउ हिस्ट्री वॉज एक्सपीरियंस्ड एंड लिव्ड बाय द ट्राइबल्स एंड द पीजेंट्स एंड द वर्कर्स इन द माइंस और द पुअर ऑन द स्ट्रीट। सो इन अनऑफिशियल रिकॉर्ड से भी हम ये नहीं समझ सकते कि जो आदिवासी लोग थे, जो ट्राइबल्स थे, उनका जो लिविंग थी, हिस्ट्री थी, जो पास्ट था, वो किस तरह से रहा होगा, उनकी लाइफ स्टाइल क्या रही होगी। एंड द पीजेंट्स यानी जो किसान थे, जो खदानों में, माइंस में जो वर्कर्स वर्क करते हैं, वो जो गरीब लोग हैं, उनकी क्या हिस्ट्री रही होगी, वो भी हम ज़्यादा नहीं समझ सकते हैं इन अनऑफिशियल रिकॉर्ड्स से। सो ये था आपका चैप्टर हाउ, व्हेन एंड वेयर। ये चैप्टर आपको बताता है कि हमें हिस्ट्री के सोर्सेस कहाँ से मिले हैं, या फिर हम लोग हिस्ट्री का सुनते ही क्या समझने लगते हैं। तो आज के जो हिस्टोरियंस हैं, वो हिस्ट्री चाहते हैं कि हमें हिस्ट्री जो हम पढ़ते हैं, इतिहास जो हम पढ़ रहे हैं, उसका नज़रिया बदलने की ज़रूरत है, सोच बदलने की ज़रूरत है। हिस्ट्री सिर्फ इम्पोर्टेंट डेट्स तक ही सीमित नहीं है। So I hope you will understand this chapter well. So thank you.